चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 विच इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब इस चैप्टर में पहले तो हम इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं क्या होती है। वन मोर थिंग, इस वीडियो में हम सारे की पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में टारगेट किए जाते हैं वो सारे हम कवर करेंगे इस एक वीडियो के अंदर, पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहला ही वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को आपस में क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये किस सब्जेक्ट का है, इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की कनेक्टिविटी होगी वो किस पर्पस के लिए होगी, तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए, मतलब कि पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इंपैक्ट करता है, क्या रोल प्ले करता है, कैसे अफेक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है ग्लोबलाइजेशन, डेफिनेशन इसकी आती है, छोटा सा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है, तो ग्लोबलाइजेशन करने के लिए एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होता है, तो ऐसी कंपनियां, ऐसी कॉर्पोरेशंस जिनकी जो ब्रांचेस है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ब्रांचेस स्टैब्लिश होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमएनसी। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी नेशनल, है ना। मल्टीनेशनल मतलब कि एक से ज्यादा कंट्रीज में जिसकी क्या है, ब्रांचेस हैं, ऐसी कॉर्पोरेशन। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, तो इसकी सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस हैं और ये प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज में कर रही है और वहां से अपनी इकोनॉमी जनरेट कर रही है। तो एमएनसी क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन में मेजर रोल प्ले करती हैं, याद रखिएगा। चलिए नाउ फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाता है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मेनली 2 फैक्टर्स टारगेट किए जाते हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजी, तो जितनी ज्यादा हाईटेक कंट्री होगी, जितनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी होगी, उतना ग्लोबलाइजेशन बेटर होगा। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कम्युनिकेट करना, चीजों को पहुंचाना, ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है अगर टेक्नोलॉजी होती है। टेलीग्राफ्स के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू आप घर बैठे किसी भी कंट्री की कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में। दूसरा है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब, लिबरल का मतलब क्या होता है, पहले तो फ्री। तो लिबरलाइजेशन मतलब हम किसको फ्री कर रहे हैं, तो ऐसी सारी कंपनीज जो बाहर है वो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट अगर उन कंपनीज को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दे, मतलब थोड़ी सी छूट दे दे कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, अपने हिसाब से किसी भी चीज के प्राइस तय कर सके, अपने हिसाब से उसको सेल कर सके, बहुत कम गवर्नमेंटल कंट्रोल के साथ कंपनीज अपने हिसाब से चीजों को ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, तो ऐसी कंपनीज को फ्रीडम देना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। अब कोई भी कंपनी, जाहिर सी बात है, ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगी जहां की गवर्नमेंट थोड़ी सी लिबरल हो, जिसको अपनी हिसाब से प्रोडक्शन करने की आजादी हो। तो ये हो गया। बट जैसे मैं बोल रही थी और भी फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या है देख लीजिए। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब मान लीजिए कि कोई बिस्किट कंपनी है और भारत में बिस्किट बनाने वाले जो भी रॉ मटेरियल है वो ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा आटे का प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, बटर वगैरह इजीली अवेलेबल है। तो जहां पे रॉ मटेरियल अच्छा होगा वहां पर कंपनीज प्रिफर करेंगी अपने प्लांट्स को स्टैब्लिश करना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। फिर है चीप वर्कफोर्स, मतलब कि
वहां पे इजीली सस्ती और हार्ड वर्किंग लेबर मिल जाए, तो ऐसी जगह भी कंपनीज प्रिफर करती है, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो और कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो, वहां पे भी वो प्लांट अपना स्टैब्लिश करना प्रेफर करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को रन करने के लिए। और उसके बाद एक और फैक्टर है कनेक्टिविटी, है ना, मतलब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेबर भी मिल गई, रॉ मटेरियल भी मिल गया, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं है आपकी कंपनी के ऊपर, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से करके रख ली, बट मार्केट तक कनेक्टिविटी है आपकी फैक्ट्री की या नहीं, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल आपको मार्केट में ही करना है, तो मार्केट कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे एरियाज जहां से वर्ल्ड को या वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज को इजीली रीच किया जा सके, जहां पे लोकल मार्केट्स भी अच्छे से हो, जहां पे ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड को सेल करना इजी हो, उन सारी जगहों पे क्या होता है, कंपनीज प्रिफर करती हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन इन एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स जितने ज्यादा कम होंगे, कंपनीज उतना प्रेफर करेंगी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना। मान के चलिए कि ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, और ये हमारे पास दो कंट्रीज है सी और डी। यहाँ पे क्या है, अगर ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा हाई टैक्स लेती है, और वेयर एज ये वाली कंट्री है जो लो टैक्स पे या लो अमाउंट ऑफ टैक्स पे इजीली कंपनीज को एंटर करने देती है, तो ये ए और बी अपने प्रोडक्ट्स को किस कंट्री में सेल करना प्रेफर करेंगी? तो ऑब्वियसली डी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो टैरिफ वो होता है जब किसी भी कंट्री की बाउंड्री में आप एंटर करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो एक अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टैरिफ या टैक्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स दिया जाता है ऑलमोस्ट हर कंट्री में। ठीक है, नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस लोकल प्रोड्यूसर्स विद एमएनसी। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, बहुत बार वो लोकल प्रोड्यूसर से भी डील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कपड़े बनाने की या कोई टेक्सटाइल की बहुत बड़ी सी कंपनी है, अब उसको कॉटन भी चाहिए, उसको वूल भी चाहिए, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक चाहिए, तो वो क्या करेगी, वहां की जो भी लोकल कंपनीज हैं या जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो उनसे डील करेगी, उनसे रॉ मटेरियल ले लेगी, कभी कभी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में भी वो बहुत सारी चीजें लेकर और उनसे डील करके अपनी कंपनीज को रन कर सकती है। तो ये भी देखना पड़ता है कि वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो एमएनसीज के साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इंडियन कंपनीज है बहुत सारी, जैसे कि टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी, ये सारी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया हुआ है, मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके इंडिया के बाहर भी प्लांट है और अच्छा खासा ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीजी, है ना। एलपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है, इट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीन कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लेस कंट्रोल, कंपनीज को आजादी दे देना प्रोडक्शन करने की, पूरी तरह से नहीं बट बहुत कम कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लिबरलाइजेशन। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। अब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग में बहुत सारी कंपनीज को रखती है या बहुत सारे चीजों को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंडर में रखती है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि बेटर कंट्रोल वो ना कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी सारे वर्क रहते हैं और हर एक कंपनी तक या हर एक पर्सन तक रीच करना मुश्किल है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए ज्यादातर चीजों को प्राइवेटाइज किया जाए जिससे कंपनीज अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर सके, गवर्नमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस उस पर ना रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। एंड तीसरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमारा पूरा चैप्टर ही डिपेंड कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एमएनसीज के साथ अपनी कंट्रीज को आगे बढ़ाना या कंट्री की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी कॉन्सेप्ट हमारे यहां आया था
1991 में इस समय पे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। अब ये लाया गया था इस पर्पस के लिए क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन इस समय तक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, काफी डगमगाने वाली स्थिति थी। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद हमने अपनी कंट्री को इतना लिबरल या दूसरी कंट्रीज को इतना लिबरल नहीं किया था हमारे यहाँ आने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस समय ही ग्लोबलाइजेशन कर देते तो हमारा के जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो ग्रो नहीं कर पाते। बाहर की सारी कंट्रीज आती, वो अपनी एमएनसीज को स्टैब्लिश करती, अपने प्लांट स्टैब्लिश करती और लोग उनकी बनाई हुई चीजें, क्योंकि चीप है, बल्क प्रोडक्शन होगा तो वो सस्ती होगी, तो उनकी बनाई हुई चीजें खरीदते, वेयरएज हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो क्या हुआ कि इस समय तक तो लोकल कंपनीज ही हमारे यहाँ ज्यादा थी, बट जब हमारे यहाँ की स्थिति थोड़ी सी खराब हुई, इकोनॉमिक कंडीशन डगमगाने लगी, तो उस समय पे जो आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एलपीजी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को रैपिड बूस्ट मिला था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ईयर, कौन लेकर आया था, मनमोहन सिंह जी, फुल फॉर्म और हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो आपको याद रखना है एलपीजी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियन। तो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इंडियंस की लाइफ को अफेक्ट किया है। तो पहला तो क्या है इसमें, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, बाहर की कंपनीज आने लगी है, तो हमारे यहाँ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बढ़ गया है और फॉरेन रिजर्व भी हमारे यहाँ का काफी बूस्ट हुआ है, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ न्यू कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि कंपनी को अब आजादी मिल गई है कि बाहर की कंपनीज या बाहर की कंट्रीज में भी वो अपने प्लांट स्टैब्लिश कर सकती है, तो बहुत सारी हमारे यहाँ की कंपनीज एज मल्टीनेशनल कंपनीज इमर्ज हुई है। क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, अब क्योंकि बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं और प्लांट स्टैब्लिश करती हैं, तो उनसे हम काफी चीजें सीखते हैं, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी सीखना, नए नए प्रोडक्ट्स को बनाना, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो इस वजह से हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब। अब क्योंकि वो प्लांट हमारा एस्टैब्लिश करेंगी तो अपनी कंट्रीज से तो वो मैनुअल लेबर लेकर नहीं आएंगी, हमारे यहाँ की लोगों को ही वो एम्प्लॉयमेंट देंगी, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और जो न्यू जॉब्स है वो क्रिएट हो रही है एमएनसीज के इमर्जेंस से, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज अ चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज और कि इस चैप्टर में बोर्ड में सिर्फ 2 ही टॉपिक को कवर किया गया है ना, 2 टॉपिक याद रखना, ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये 2 टॉपिक ही हैं जो आपके बोर्ड में इवैल्यूएट होने वाले हैं, बाकी पूरा चैप्टर इवैल्यूएट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको किन स्लाइड्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स। तो एक तो ये है फैक्टर दैट सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे चैप्टर से ही बेटा सिर्फ 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, तो वो 2 तो छोड़ने की गलती करना ही नहीं। तो उसमें से पहला ये है फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, ये भी है फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, और इसके बाद है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये 2 टॉपिक, मतलब आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से पढ़नी है और ये सेकंड स्लाइड, ठीक है, ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर चैप्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।